बच्चों, इस वीडियो में हम लोग थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण की बात कर रहे थे। इसका कुछ हिस्सा पिछले वीडियो में रह गया और वर्गीकरण इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आधार जो था थॉर्नथवेट के जलवायु के वर्गीकरण का, वह था जल अधिशेष और जल अभाव। यानी कि जहाँ वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और जहाँ पर वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है। इसी जल अधिशेष यानी वाटर सरप्लस और वाटर डेफिसिट के बीच की स्थितियों में, यानी वर्षा के आधार पर थॉर्नथवेट ने जलवायु को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। दूसरा, इन्होंने तापमान को भी ध्यान में रखा, लेकिन वर्षा की मात्रा चूंकि वर्षा की मात्रा को निर्धारित करने के लिए इन्होंने आगे चलकर अपने क्लासिफिकेशन में सभी प्रकार की वनस्पति समूहों और धरातलीय क्षेत्र से निकलने वाले वाष्पीकरण की मात्रा को कैलकुलेट करने की कोशिश की, और इसी को मतलब कि ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन दोनों क्रियाओं को शामिल किया, और इन दोनों शब्दों को मिलाकर ही इन्होंने इवेपोट्रांसपायरेशन शब्द यानी वाष्पीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले विश्व में किया था। क्योंकि जो भी वर्षा वनस्पतियां प्राप्त करती हैं उनमें से अधिकांश हिस्सा ये इवेपोरेट कर देती हैं, वाष्पीकृत कर देती हैं। तो वनस्पतियां करती हैं, जीव जंतु भी तो करते हैं। तो ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है। ये जो जीव जंतु और वनस्पतियां, खास करके वनस्पतियों के शरीर से जो वाष्पीकरण, जो भाप निकल जाता है, पानी निकल जाता है बाहर, वो ट्रांसपायरेशन कहलाता है। लेकिन जब धरती या मिट्टी से पानी बाहर निकलती है या जल स्रोत से पानी निकलता है बाहर, तो इसको इवेपोरेशन कहते हैं। दोनों को शब्दों को मिलाकर इन्होंने इवेपोट्रांसपायरेशन शब्द दिया था। और ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि इवेपोट्रांसपायरेशन शब्द सबसे पहले किसने दिया था, इवेपोट्रांसपायरेशन में किसके किसके द्वारा होने वाला इवेपोरेशन की क्रिया शामिल है। तो इसमें मिट्टी और वनस्पति दोनों के द्वारा होने वाले इवेपोरेशन की क्रिया शामिल है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से वर्षा की मात्रा के आधार पर, जल की प्राप्ति के आधार पर थॉर्नथवेट ने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी। यह वर्गीकरण इन्होंने ए, बी, सी, डी और ई के रूप में बड़े अक्षरों से सूचित किया, और इस तरह से 5 भागों में बांटने की कोशिश की। ए को इन्होंने अति आर्द्र जलवायु में रखा। अति आर्द्र जो जलवायु है उसका क्षेत्र भारत में थॉर्नथवेट के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, निचला असम और अरुणाचल प्रदेश, गोवा के बाद का यानी दक्षिण का पश्चिमी घाट पर्वत का क्षेत्र, पश्चिमी ढाल वाला क्षेत्र इसमें शामिल है, जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। लेकिन वही दूसरा क्षेत्र जो है वह आर्द्र क्षेत्र है थॉर्नथवेट के अनुसार। इसे इन्होंने कैपिटल बी से सूचित किया है, और इसमें इन्होंने नागालैंड, उत्तरी असम, मणिपुर, उत्तरी बंगाल और सिक्किम तथा पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों को शामिल किया है। इसमें 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सॉरी, 150 से 200 नहीं, 100 से 200 के बीच सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। तीसरा क्षेत्र इन्होंने सी प्रकार का माना और इसको 2 भागों में बांटा, C1 और C2। C1 जो है इसको इन्होंने शुष्क उपाद्र जलवायु प्रदेश की संज्ञा दी, और C2 को इन्होंने नम उपाद्र जलवायु प्रदेश की संज्ञा दी। C1 यानी शुष्क उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत इन्होंने गंगा के मैदान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेश, उत्तरी पंजाब और हरियाणा तथा उत्तरी पूर्वी तमिलनाडु, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को रखा। चूंकि ये शुष्क उपाद्र है, इसलिए इन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा जो है वो 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। और C2 यानी नम उपाद्र जो प्रदेश है, इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी बिहार, पंचमढ़ी, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल को शामिल किया, और इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा इन्होंने 150 से ज़्यादा बताई थी। खैर, चौथा प्रकार है आपका, 5वां प्रकार है डी, अर्धशुष्क जलवायु का प्रदेश, जिसे इन्होंने कैपिटल डी से संकेतित किया है, और इन्होंने बताया कि यह जलवायु जो है यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक, पूर्वी महाराष्ट्र, उत्तरी पूर्वी गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा,
में अधिकतर मिलती है। चौथा इन्होंने और छठा इन्होंने शुष्क जलवायु प्रदेश की चर्चा की, जिसे इन्होंने कैपिटल ई से संकेतित किया। इससे इसका विस्तार इन्होंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात और दक्षिणी पंजाब में मिलता है। तो इस तरह से कोपेन का जलवायु वर्गीकरण खास करके वर्षा की मात्रा यानी जल उपलब्धता पर ही आधारित रहा। अगला वर्गीकरण है त्रिवार्था का वर्गीकरण या त्रिवार्था के की जलवायु वर्गीकरण योजना। चूंकि त्रिवार्था महोदय ने कोपेन के वर्गीकरण और थॉर्नथवेट के वर्गीकरण को अपने वर्गीकरण में शामिल किया था, दोनों के संशोधित रूप को शामिल किया था, दोनों के कारकों को अपने वर्गीकरण में रखा था और कोशिश की थी कि भारत के इस जलवायु वर्गीकरण के लिए एक प्रमुख आधार मिल सके जिस पर सटीक वर्गीकरण किया जा सके। और यही कारण है कि इन्होंने इन दोनों विद्वानों के वर्गीकरण को अपने या उनके आधार को अपने वर्गीकरण में रखा, जिसके कारण भारतीय जलवायु का त्रिवार्था का वर्गीकरण जो है वह सबसे सटीक वर्गीकरण हो पाया, सबसे सामान्य वर्गीकरण हो पाया। और इसमें इन्होंने ऐसे तो भारत की जलवायु के वर्गीकरण के प्रमुख आधार जो है या जो प्रमुख वर्गीकरण जो है, मुख्य वर्गीकरण जो है वो 4 हैं, लेकिन उप विभागों में बांटने के बाद इनका कुल वर्गीकरण 7 हो जाता है। जो 4 समूह हैं त्रिवार्था के भारत की जलवायु के संदर्भ में वर्गीकरण के, उसमें से पहला है उष्णकटिबंधीय जलवायु समूह, जिसे इन्होंने कैपिटल ए से संबोधित किया था। और इस जलवायु में औसत तापमान माना था कि हमेशा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहता है। दूसरा जो समूह है जलवायु वर्गीकरण का भारत में जलवायु का, वह है शुष्क जलवायु समूह। इसे उन्होंने कैपिटल बी से संकेतित किया था और इसका आधार इन्होंने वाष्पीकरण और वर्षा की मात्रा के आधार पर किया था। तीसरा है आपका आर्द्र उपोष्ण या मध्य तापीय जलवायु, जिसे इन्होंने कैपिटल सी से संकेतित किया था और इसमें माना था कि यह सबसे ठंडे महीने का तापमान जो है वह 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। और चौथा जो वर्गीकरण का समूह माना था त्रिवार्था ने, वह था पर्वतीय जलवायु, जिसे कैपिटल एच से संकेतित किया था। कोपेन के समान यहाँ पर त्रिवार्था ने भी वनस्पति, वर्षा और तापमान तथा ऊंचाई को जलवायु वर्गीकरण का आधार माना था। प्रमुख वर्गीकरण की बात करें त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण भारत के संदर्भ में, तो पहला प्रकार जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा वन वाला जलवायु है, जिसे त्रिवार्था ने AM, जिसमें ए कैपिटल और एम स्मॉल है, से संकेतित किया था और बताया कि इसमें सालों भर तापमान ऊंचा होता है, तापांतर काफ़ी कम होता है, 10 डिग्री के लगभग, 10 से 11 डिग्री होता है। और लेकिन सबसे गर्म महीना जो होता है वह 30 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब औसतन तापमान पाया जाता है और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। वर्षा की मात्रा 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है और वर्ष के अधिकांश महीनों में वर्षा होती है, यही कारण है कि इस पूरे प्रदेश में सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं। त्रिवार्था ने बताया कि इस तरह की जलवायु का विस्तार भारत में खास करके 3 क्षेत्रों में है। पहला है पश्चिमी तटीय प्रदेश, मुंबई से लेकर दक्षिण का पश्चिम घाट। दूसरा है आपका उत्तरी पूर्वी भारत, जिसमें त्रिपुरा, असम के दक्षिण के क्षेत्र, मेघालय और पश्चिमी मिजोरम ये सब शामिल हैं, तो उत्तरी पूर्वी भारतीय प्रदेश में। और तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश में। ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा वन जलवायु के प्रदेश हैं, जिसे त्रिवार्था ने AM से संकेतित किया था। दूसरा था उष्णकटिबंधीय मानसूनी सवाना, जिसे त्रिवार्था ने AW से संकेतित किया था, ए कैपिटल और W स्मॉल। इसमें बताया था विशेषता में कि शुष्क ऋतु की अवधि जो होती है वो लंबी होती है, 5 से 7 महीने की होती है। सबसे गर्म महीने का औसत तापमान जो होता है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सबसे ठंडे महीने का तापमान जो होता है वो दिसंबर में होता है, खास करके 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि गर्मी यहाँ मई में आती है। चौथी बात की इस पूरे प्रदेश में वर्षा 75 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है और तटीय भाग में वर्षा मानसून पूर्व और मानसून पश्चात चक्रवातों से, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से होती है। ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी सवाना वन जलवायु की विशेषता है। इस जलवायु का विस्तार जो भारत में है वह पश्चिमी घाट पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेश को छोड़कर संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में मिलता है। यह ज़्यादा सटीक वर्णन है
त्रिवार्था का वर्गीकरण है। तीसरा उन्होंने बताया था कि उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु भारत में पाई जाती है, जिसे इन्होंने त्रिवार्था ने कैपिटल बी और कैपिटल एस से संबोधित किया था, संकेतित किया था। इसमें सबसे गर्म महीने का औसत तापमान जो होता है वह मई में 33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि सबसे ठंडे महीने का तापमान जो होता है वह 20 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है और सबसे ठंडा महीना दिसंबर में पाया जाता है। दूसरी बात कि इस अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु जो भारत में पाई जाती है, इसमें वर्षा जो होती है 40 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है और गर्मी में होती है। चौथी बात कि वनस्पति के रूप में जो विकास होता है वह झाड़ियों और घासों का विकास होता है। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भारत में पश्चिमी घाट पर्वत के पूरब में स्थित वृष्टि छाया प्रदेश में मिलता है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु का आंतरिक हिस्सा, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल हैं। इसी तरह से चौथा प्रकार जो है वह त्रिवार्था के अनुसार उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रकार का है, जिसे इन्होंने BSH कैपिटल B कैपिटल S स्मॉल h से संकेतित किया है। इस जलवायु की विशेषता यह है कि यहाँ पर सबसे गर्म महीने का औसत तापमान जो होता है वह 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सबसे गर्म महीना जून में होता है। दूसरा कि इसमें वर्षा जो होती है 30 से 65 सेंटीमीटर के बीच होती है और मुख्यतः गर्मी में होती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। चौथी बात कि जो आर्द्र और शुष्क यह जो क्षेत्र होता है जलवायु प्रदेश उस और उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रदेश BSH, यह आर्द्र और शुष्क प्रदेश के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। इसका विस्तार त्रिवार्था के अनुसार कच्छ से लेकर पंजाब तक एक अर्धचंद्राकार रूप में संपूर्ण उत्तरी भारतीय विशाल मैदानी क्षेत्र में फैला हुआ है। वास्तव में यह सबसे गर्म महीना अगर जून हो जाए तो क्षेत्र मैदानी होगा और सबसे गर्म महीना अगर मई हो तो क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार होगा। ये बेसिक अंतर याद रखिए, शायद ये याद हो जाए। इसी तरह से उष्ण और उपोष्ण, अगला प्रकार है पांचवा जो है वो है उष्ण और उपोष्ण मरुस्थलीय जलवायु, जिसे त्रिवार्था ने कैपिटल B कैपिटल W और स्मॉल h BWH से संकेतित किया है। इसमें सबसे गर्म महीने का औसत तापमान जो होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सबसे गर्म महीना जून में होता है और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान जो होता है 11 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सबसे ठंडा महीना जनवरी में होता है, जबकि वार्षिक वर्षा काफ़ी कम होती है, 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इस BWH जलवायु का जो विस्तार है वह पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के क्षेत्र में है। यह वास्तव में पूरी तरह से शुष्क जलवायु है, यह मरुस्थलीय जलवायु है। छठा प्रकार जो त्रिवार्था का था वह है आपका शुष्क जाड़े की ऋतु वाली आर्द्र उपोष्ण जलवायु, जिसे उन्होंने कैपिटल C स्मॉल a और स्मॉल w यानी CAW से संकेतित किया था। त्रिवार्था ने बताया था कि इस जलवायु प्रदेश में जाड़े में ऋतु शुष्क होती है। पश्चिमी भाग में वर्षा की मात्रा 65 सेंटीमीटर और उत्तरी पूर्वी भाग में 250 सेंटीमीटर होती है। वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है। दूसरी बात कि पश्चिमी भाग में जो कुछ वर्षा शीत ऋतु में होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से यहाँ तक लाए गए होते हैं। इसको राजस्थान में इस वर्षा को मावट की वर्षा कहते हैं। जाड़े में होने वाली वर्षा जो कि पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा लाए जाने के कारण होती है या उसके पहुंचने के कारण होती है, मावट की वर्षा कहलाती है। मावट की वर्षा, तो ये पूछा जाता है। इसके बाद बताया था CAW की विशेषता त्रिवार्था ने कि जाड़े की ऋतु हल्की ठंड, जाड़े की ऋतु भयंकर ठंड वाली होती है। और इसके बाद जबकि पूर्वी भाग जो होता है पश्चिमी भाग की तुलना में जाड़े में अपेक्षाकृत गर्म रहता है, लगभग 3 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा गर्म रहता है और गर्मी की अपेक्षा ठंडा रहता है, लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा ठंडा रहता है। तो ये इनकी विशेषता है। इसका विस्तार जो है इस CAW प्रकार के जलवायु का वह
संपूर्ण उत्तरी भारतीय विशाल मैदान में और ब्रह्मपुत्र की घाटी में ये उत्तरी भारतीय मैदान का इस तरह की जलवायु प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। और सातवां प्रकार जो था त्रिवार्था ने पर्वतीय जलवायु के संदर्भ में कहा था। सातवां प्रकार पर्वतीय जलवायु को बताया था, जिसे कैपिटल H से संबोधित किया था और बताया था कि इस प्रकार की जलवायु संपूर्ण भारत में खास करके 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई के क्षेत्र जो कि हिमालय में स्थित है वहां पर और ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। इस जलवायु की विशेषता में उन्होंने बताया था कि उपोष्ण जलवायु से लेकर टुंड्रा जलवायु तक की जलवायु की दशाएं पाई जाती हैं। दूसरा, दैनिक और वार्षिक तापमान विलोमता, इन सब की घटनाएं इस प्रदेश में जनरली मिलती हैं। तीसरा, ट्रांस हिमालय क्षेत्र काफ़ी शुष्क और ठंडा होता है तथा इस क्षेत्र में वनस्पति का अभाव होता है। चौथी बात कि हिमालय प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, ऊंचाई के साथ साथ वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। पूर्वी भाग की ओर चूंकि वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, यही कारण है कि हिम रेखा यहाँ पर काफ़ी नीचे है, जबकि पश्चिमी भाग में काफ़ी आर्द्रता की कमी रहती है, इसलिए हिम रेखा काफ़ी ऊपर होती है। तो ये था आपका जलवायु वर्गीकरण। अब रहा सवाल कि इस जलवायु वर्गीकरण से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। तो मैं बता दूं कि इस जलवायु वर्गीकरण में प्रश्न आपको ये पूछे जाते हैं कि कौन सा संकेत कोपेन ने उपयोग किया था, किस क्षेत्र के लिए, कौन सा संकेत थॉर्नथवेट ने उपयोग किया था और किस क्षेत्र के लिए किया था। जैसे सबसे ज़्यादा पूछे गए संकेतों को लेकर सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रश्न ये है कि उत्तरी भारतीय मैदान को कोपेन ने किस संकेत से संकेतित किया था। दूसरा क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि CGW और CAW किस क्षेत्र की जलवायु के लिए किस क्षेत्र की जलवायु को इंगित करता है। यहाँ क्षेत्र का नाम पूछा गया था, जलवायु तो एक खुद है। इसी तरह से ये पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी भाग की जलवायु को इंगित करने के लिए निम्न में से किस संकेत का प्रयोग होगा। इसी तरह से पूर्वी तटीय क्षेत्रों की जलवायु को संकेतित दर्शाने के लिए निम्न में से किस संकेत का प्रयोग होगा। और मैं बता दूं कि इस तरह के प्रश्न जलवायु से हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछे ही जाते रहे हैं। इसलिए अब बाध्यता आपकी ये हो जाती है कि अगर इस तरह के ऑब्जेक्टिव आपको सोल्व करने हैं तो थॉर्नथवेट, कोपेन और त्रिवार्था तीनों द्वारा वर्गीकरण हेतु दिए गए संकेतों को और उनके क्षेत्रों को याद रखना होगा। हाँ, इसमें हमने ये नहीं देखा है कि किस संकेत वाले जलवायु प्रदेश में कितनी वर्षा होती है या कितना तापमान पाया जाता है, ये पूछते हुए नहीं देखा है। हाँ, लेकिन सामान्य तौर पर आर्द्र प्रदेश या सदाबहार वनस्पति के प्रदेश की अगर बात हो जाए तो इस सिंपल सी बात हो जाती है कि वहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी। तो इतना तो आप समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। तो आपको यहाँ केवल ऑब्जेक्टिव के लिए अगर तैयार करना है तो संकेत और प्रदेश ये जरूर याद कर लीजिएगा। ये हमेशा पूछा जाता रहा है, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे सिविल का एग्जाम हो या फिर आपके कॉलेज का एग्जाम हो, ये यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। दूसरी बात कि थॉर्नथवेट और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार क्या थे। तीसरा, हाँ ये पूछा जाता है। तीसरा ये पूछा जाता है कि थॉर्नथवेट ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया था उसमें किस आधार को सबसे प्रमुखता दी थी। ये पूछा जाता है कि वाष्पीकरण इवेपोट्रांसपायरेशन वर्ड सबसे पहले किसने दिया था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये थॉर्नथवेट ने दिया था, ये कई बार पूछा भी गया है। तीसरा, एक ऐसा क्यों कहा जाता है कि त्रिवार्था का वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण भारत के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु वर्गीकरण है, क्योंकि इसने कोपेन और थॉर्नथवेट दोनों के संकेतों को उपयोग में लाया और बेहतर वर्गीकरण देने की कोशिश की थी। ये इसका कारण था। तो इस तरह से आप यहाँ से क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। और वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।